हेलो, दिस इज कमल रामनानी और आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं सीवीएस डिसऑर्डर्स को, जिसमें सबसे पहले मैं एथेरोस्क्लेरोसिस पे बात कर रहा हूँ। एथेरो मीन्स थिकनिंग और स्क्लेरोसिस मीन्स वॉल। तो द थिकनिंग ऑफ वेसल वॉल की थिकनिंग को हम थिकनिंग ऑफ वेसल वॉल इज कॉल्ड एज atherosclerosis. What is atherosclerosis? Atherosclerosis is thickening of the vessel wall. Vessel wall जब हमारे पास थिक हो जाए तो ऐसी कंडीशन को मैं क्या कहता हूँ? एथेरोस्क्लेरोसिस। वेसल वॉल हमारे पास ट्यूनिका एक्सटर्ना, मीडिया और इंटरना पे कंसिस्ट होती है, हम पहले पढ़ के आए। तो ज्यादातर जो ये वॉल थिक होती है वो ट्यूनिका इंटीमा या इंटरना के पोर्शन पे हमारे पास, वहां से ये वॉल ज्यादा थिक होती है। और जब हमारे पास वेसल की वॉल हमारे पास थिक हो जाती है, जब वेसल वॉल हमारे पास थिक हो जाती है ड्यू टू एथेरोस्क्लेरोसिस, तो वो वेसल वॉल अपनी इलास्टिसिटी को लॉस कर देती है। जैसे हमारे पास एक थिन रबर बैंड हो, मैं उस थिन रबर बैंड को खींचूं तो वो मैं ज्यादा खींच पाऊंगा, लेकिन थिक रबर बैंड होगा मैं इतना ज्यादा नहीं खींच पाऊंगा। इसी तरीके से थिक वॉल हमारे पास जो है वो कॉन्ट्रैक्ट या उसकी इलास्टिसिटी इतनी ज्यादा नहीं होगी जितनी थिन वॉल की होगी। थिन वॉल आराम से कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर सकती है, लेकिन थिक वॉल इतनी ज्यादा नहीं कर सकती। तो एथेरोस्क्लेरोसिस को मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि लॉस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ वेसल वॉल या वेसल, लॉस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ वेसल वॉल इज कॉल्ड एज एथेरोस्क्लेरोसिस। अब सवाल ये होता है कि एथेरोस्क्लेरोसिस हमारे पास होती क्यों है? व्हाट इज द कॉज ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस? द कॉज ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस इज जब हम अपनी डाइट में बहुत ज्यादा कोलेस्ट्रोल की इंटेक करें। फॉर एग्जाम्पल, मैं बहुत तली हुई चीजें खाऊं, जैसे पराठे, समोसे, तले हुए बहुत ज्यादा खाऊं और वो खाकर मैं सो जाऊं, मतलब एक्सरसाइज जो हो वो मेरी बहुत ज्यादा कम हो, कोलेस्ट्रोल की इंटेक बहुत ज्यादा हो और एक्सरसाइज मेरे पास बिल्कुल कम हो, तो उसके नतीजे में क्या होगा? कोलेस्ट्रोल बढ़ जाएगा और कोलेस्ट्रॉल वो बॉडी के प्रोटीन के साथ मिलके हमारे पास लिपोप्रोटीन बना देंगे। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल खुद लिपिड है और बॉडी के प्रोटीन के साथ मिलके वो लिपोप्रोटीन बना देंगे और ये लिपोप्रोटीन लो डेंसिटी के होंगे, इस वजह से हम इनको लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कहते हैं, एलडीएल। और एक वजह ये है कि ये हमारे पास बॉडी में एलडीएल बनते हैं, और दूसरी वजह, जब हम कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा खाते हैं तो उसके ट्रांसपोर्ट के लिए जो लिवर है वो भी बहुत ज्यादा एलडीएल हमारे पास बनाता है। ठीक है, तो दो वजूहात की वजह से एलडीएल हमारी बॉडी में बनता है। एक तो कोलेस्ट्रॉल खुद जाके प्रोटीन से मिलके एलडीएल बना रहा होता है, दूसरा लिवर जो है वो उस कोलेस्ट्रॉल को ज्यादा यूज करके ज्यादा एलडीएल बना रहा होता है। तो लिवर की वजह से एलडीएल ज्यादा होता है और कोलेस्ट्रॉल के इंटेक की वजह से हमारे पास जो है वो एलडीएल ज्यादा होता है। जब हमारे पास ब्लड में एलडीएल ज्यादा होगा तो क्या होगा? फॉर एग्जांपल, ये ब्लड वेसल है और ब्लड वेसल के अंदर ये मैंने जो है दिखा दिया कि एलडीएल ब्लड वॉल में जमा हो गया। ठीक है, अब ये ब्लड के वॉल में एलडीएल कुछ इस तरीके से जमा हो जाएगा कि लगेगा कि दिस इज द पार्ट ऑफ द वेसल वॉल, और वेसल वॉल जो पहले इतनी थी अब वो इतनी, इसकी जो है वो पहले वेसल वॉल जो है सिर्फ इतनी थी, लेकिन अब वेसल वॉल यहां से लेके यहां तक आ गई है, मींस इट हैज बिकम थिक, और इस थिकनेस की वजह से हमारे पास इलास्टिसिटी लॉस हो जाती है। अब ये जो हमारे पास थिक एथेरोस्क्लेरोटिक जो हमारे पास एलडीएल यहाँ पर जमा हुआ है वेसल वॉल में, इस एलडीएल को मैं, जब वो ब्लड वेसल में जमा हो जाएगा, मैं एक और नाम दूंगा, उसको मैं नाम दूंगा एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक। एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक हमारे पास क्या है? एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक हमारे पास वो एलडीएल जो जमा हो जाए या वेसल वॉल में डिपॉजिट हो जाए, उसको मैं क्या कहूंगा? एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक। अब सवाल ये होता है कि सिर्फ एलडीएल ही जमा होता है? तो उसका जवाब है नहीं, सिर्फ एलडीएल जमा नहीं होता, उसके साथ कुछ और चीजें भी जमा होती हैं। तो वो दो तीन चीजें और क्या हैं जो एथेरोस्क्लेरोसिस के साथ ब्लड वेसल में जमा होती हैं? ये सवाल हमारे पास एनटीएस 2015 या 16 में आया था कि और कौन सी, उन्होंने कहा था कि भाई एथेरोस्क्लेरोसिस में एलडीएल जमा होता है, उसके साथ दूसरी कौन सी चीजें जमा होती हैं? तो उसका मैंने एक निमोनिक बनाया है कि फ्रेंड्स प्लीज चलो
फ्रेंड्स प्लीज चलो, ये मैंने एक निमोनिक बनाया है फॉर रिमेम्बरिंग ऑल दोज कंपाउंड्स जो एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक में एलडीएल के अलावा मदद करते हैं। एफ से हमारे पास फाइब्रोटिक सेल्स, जो हमारे पाइब्रोटिक फाइब्रोटिक सेल्स होते हैं वो हेल्प करते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस में। डी से हमारे पास डिकेइंग, जो डिकेड मसल सेल्स होते हैं, जो मसल डिके हो चुकी हैं, टूट चुकी हैं, या मसल जो डेड मसल के सेल हैं वो हमारे पास जमा होते हैं, मतलब एक फाइब्रोटिक सेल्स जमा होते हैं, दूसरा डिकेइंग मसल सेल जमा होते हैं। पी से हमारे पास प्लेटिलेट्स क्लॉट्स, जो हमारे पास प्लेटिलेट्स ब्लड में घूम रहे हैं वो भी आके क्लॉट्स कहें या इसको हम कंपिंग कहें, तो ये भी हमारे पास ब्लड में आके जमा हो जाते हैं। क्लम्प्स कहें या आप क्लॉट्स कहें कि वो भी आके इस एलडीएल में आके जमा हो जाते हैं। और सी से हमारे पास हाई कैल्शियम भी आके इनके साथ जमा हो सकता है। तो एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक हमारे पास एलडीएल की वजह से बनता है, और उसके साथ एफ से फाइब्रोटिक सेल, डी से डिकेइंग मसल सेल, पी से प्लेटिलेट क्लम्प्स और सी से हाई कैल्शियम। ये 4 चीजें हैं जो उस एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक में एड होती हैं या उनको ये बनाने में मदद करती हैं। अब ये जो हमारे पास एथेरोस्क्लेरोसिस है ये हमारे पास करता क्या है? सवाल ये है कि ये एथेरोस्क्लेरोसिस हमारे पास करता क्या है? एथेरोस्क्लेरोसिस हमारे पास कोई सिम्टम्स शो नहीं करता। कब तक? जब तक किसी ऑर्गन में हमारे पास रिस्ट्रिक्टेड ब्लड फ्लो ना हो जाए। अगर किसी ऑर्गन में जो ब्लड फ्लो है वो रिस्ट्रिक्टेड हो जाए, मतलब कम हो जाए, तब जाके हमें ये सिम्टम्स शो करता है, वरना ये सिम्टम्स शो नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल, इसकी मैं एक मिसाल देना चाहूँगा। फॉर एग्जाम्पल, ये एक ब्लड वेसल है, ठीक है। इस ब्लड वेसल के अंदर हमारे पास एक एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक बना हुआ है, ठीक है। अब इस एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक तो यहाँ पे बना हुआ है, लेकिन ब्लड यहाँ से पास हो रहा था, और ये ब्लड वेसल हमारे पास जा रही है हार्ट में, ठीक है। यहाँ से ब्लड तो पास हो रहा था, इस वजह से कोई टेंशन की बात नहीं थी, लेकिन फाइब्रोटिक सेल और प्लेटिलेट्स, कैल्शियम वगैरह मिलते गए तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक बन गया, और इतना ज़्यादा बन गया कि जो ब्लड फ्लो है यहाँ से वो रिस्ट्रिक्टेड हो गया, वो यहाँ से आगे नहीं जा पा रहा था, बहुत कम रेशो में जा रहा था। तो उसके नतीजे में हार्ट पर सही ब्लड नहीं पहुंचा, और हार्ट पे जब रिस्ट्रिक्टेड ब्लड फ्लो हो गया तो हार्ट में पेन होगा, जिसकी वजह से हमारे पास चेस्ट में पेन होगा और जॉ में पेन होगा, जिस कंडीशन को मैं कहता हूँ एंजाइना पेक्टोरिस। तो एंजाइना पेक्टोरिस क्या है? एंजाइना पेक्टोरिस इज एक्चुअली द पेन। कहाँ पे वो पेन हो? चेस्ट में वो पेन हो या जॉ में हमारे ये पेन हो, तो उस कंडीशन को मैं एंजाइना पेक्टोरिस कहता हूँ। और ये क्यों होता है? जब हार्ट पे ब्लड जो है वो रिस्ट्रिक्टेड हो जाए। हार्ट पे ब्लड रिस्ट्रिक्टेड कब होता है? जब हमारे पास एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक बन जाए। तो ये हमारे पास एंजाइना पेक्टोरिस को हम और डिटेल में बात करेंगे। अभी मैं एक बार रिवाइज करता हूँ कि एथेरोस्क्लेरोसिस है क्या। एथेरोस्क्लेरोसिस इज थिकनिंग ऑफ द वेसल वॉल और द लॉस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द वेसल वॉल इज कॉल्ड एज एथेरोस्क्लेरोसिस। क्यों होता है? जब हम कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा लें और एक्सरसाइज कम करें। कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा लेने से एलडीएल ब्लड में बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि लिवर एलडीएल बनाएगा हमारे पास कोलेस्ट्रॉल और प्रोटीन को मिला के। जब हमारे पास एलडीएल ज़्यादा बढ़ जाएगा तो वो जमा हो जाएगा ब्लड वेसल में, जिसको मैं एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक कहता हूँ। और कौन सी चीज़ हैं? ये 4 चीज़ें, फाइब्रोटिक सेल्स, डिकेइंग मसल सेल और प्लेटिलेट क्लम्प्स और कैल्शियम, ये सारे मिलके हमारे पास एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक बनाने में इनकी मदद करेंगे। एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक कोई सिम्टम शो नहीं करता जब तक किसी ऑर्गन के पास रिस्ट्रिक्टेड दी गई है, जिसमें हमें एथेरोस्क्लेरोसिस के बारे में बताया गया है। देखें, ये हमारे पास एक ब्लड वेसल है और ये हमारे पास एक ब्लड वेसल है, ठीक है। इसमें कोई एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक नहीं है, लेकिन यहाँ पे आप जब देखेंगे कि एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक आ गया है और उस प्लाक के नतीजे में जो डायामीटर है वॉल का, ठीक है, वो जो डायामीटर है वॉल का वो बढ़ गया है, ठीक है। ल्यूमेन का डायामीटर कम हो गया है, लेकिन वॉल का डायामीटर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो ये ऐसा सवाल आया भी है एंट्री टेस्ट में, जिसमें यही फिगर दिखाई गई है, कंडीशन पूछी गई थी, और फिर वो कौन सी चीज़ें हैं जो प्लेटिलेट्स वगैरह जो उसमें ऐड करते हैं
उसके अंदर हमारे पास एथेरोस्क्लेरोसिस में। आर्टीरियोस्क्लेरोसिस क्या है? अगर ब्लड वेसल, वो ब्लड वेसल हमारे पास अगर आर्टरी है, आर्टरी की थिकनिंग ऑफ वॉल हो रही है, तो उसको हम हाइपरटेंशन के बारे में। हाइपरटेंशन पे बात करने से पहले हमें मीन आर्टीरियल प्रेशर पता होना चाहिए कि क्या है। मीन आर्टीरियल प्रेशर से पहले हम सबको ये पता है कि ब्लड प्रेशर क्या है। ब्लड प्रेशर इज सिंपली द ब्लड एक्टिंग फोर्स ऑन ब्लड वेसल वॉल। ब्लड वेसल पे जो ब्लड फोर्स लगाता है उसको हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। हम सबको पता है प्रेशर इज फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, तो ब्लड जो पर यूनिट एरिया और वेसल वॉल पे जो प्रेशर लगाता है उसको मैं ब्लड प्रेशर कहता हूं। नाउ व्हाट इज मीन आर्टीरियल प्रेशर? देखें, मीन आर्टीरियल प्रेशर है हमारे पास एवरेज ब्लड प्रेशर एक्टिंग ऑन द ब्लड वेसल। ये एवरेज ब्लड प्रेशर क्या है जो ब्लड वेसल पे लग रहा है? ये एवरेज ब्लड प्रेशर क्या है? इसकी मिसाल मैं ऐसे दूंगा कि फॉर एग्जांपल ये मेरे पड़ोस में एक दुकानदार है, ये मेरे पड़ोस में एक दुकानदार है जो एक दिन में एक दिन में उसने 1000 कमाया, दूसरे दिन में उसने 2000 कमाया, तीसरे दिन में उसने 3000 कमाया। ठीक है, तो किसी ने पूछा कि 3 दिनों में तुमने एवरेज कितना कमाया? 3 दिनों में तुमने एवरेज कितना कमाया? तो हमने इन तीनों दिनों की कमाई को प्लस करके 3 से डिवाइड कर दिया, जो कि 6000 डिवाइडेड बाय 3 हमारे पास 2000 आ जाएंगे। इसका मतलब कि इस दुकानदार ने हर दिन 2000 का एवरेज कमाया है। ठीक है, इसका मतलब कि इस दुकानदार ने हर दिन 2000 एवरेज कमाया है। अब इसका मतलब ये नहीं कि वो हर दिन 2000 ही कमा रहा था, लेकिन हम उसके टोटल दिनों का एवरेज निकालें तो उसकी जो हमारे पास जो 3 दिनों की एवरेज कमाई है वो 2000 है। ठीक है, वो 2000 ऐसे हैं कि वो उसको मिलेंगे 3 दिनों के एंड में, उसको हर दिन की कमाई देखेगा तो 2000 होंगे। जैसे इसी तरीके से हम एवरेज रन रेट देखते हैं प्लेयर का जब हम क्रिकेट देखते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से एवरेज क्या होता है, जो हमारे पास हम टोटल दिनों से और टोटल नंबर्स को हम डिवाइड करें तो हमारे पास एवरेज आ जाता है, जिसका मतलब कि वो प्रेशर, एवरेज ब्लड प्रेशर, वो प्रेशर जो ब्लड वेसल वॉल पे हर सूरत में लगेगा। ठीक है, जैसे 2000 इसकी कमाई एक दिन में होगी, इसका मतलब ये नहीं कि हर रोज 2000 ही कमाई हो रही है, किसी दिन उससे ज्यादा भी हो रही है, किसी वक्त उससे कम भी हो रही है, लेकिन ये एक नेट अमाउंट है जो उसको हर दिन पे बच रहा है। ठीक है, इसी तरीके से एवरेज ब्लड प्रेशर वो ब्लड प्रेशर है कि इससे कम भी लगेगा, इससे ज्यादा भी लगेगा, लेकिन ये वो ब्लड प्रेशर है जो नॉर्मली लगना चाहिए, जो नॉर्मली होता है, ब्लड प्रेशर जो नॉर्मली लगता है। तो मीन आर्टीरियल प्रेशर क्या है? मीन आर्टीरियल प्रेशर इज एवरेज ब्लड प्रेशर एक्टिंग ऑन द वेसल वॉल, और वो एवरेज ब्लड प्रेशर की हम रेंज लेते हैं, वो है हमारे पास 60 to 100 मिलीमीटर पर मरकरी। ये हमारे पास प्रेशर का यूनिट है, 60 to 100 मिलीमीटर पर मरकरी। ये हमारे पास जो है एवरेज ब्लड प्रेशर है। अब ये जो एवरेज ब्लड प्रेशर है 100, अगर इस 100 से 110 तक हमारे पास एवरेज ब्लड प्रेशर जो ब्लड प्रेशर है वो आ जाए, एक आदमी है जिसमें 110 ब्लड प्रेशर आ रहा है, तो इसका मतलब कि उसके पास माइल्ड हाइपरटेंशन है, इतनी कोई सीवियर हाइपरटेंशन नहीं है, बिल्कुल माइल्ड हाइपरटेंशन है, जिस मतलब कोई घबराने की बात नहीं है। लेकिन अगर उसको 110 से ग्रेटर हो जाए, अगर 110 से ग्रेटर हो जाए तो उसको हम हाइपरटेंशन में काउंट करते हैं, और उससे भी अगर ज्यादा बढ़ती जाए तो हम कहेंगे कि हाइपरटेंशन सीवियर हो रही है, सीवियर हाइपरटेंशन हो रही है उसे। तो जब हमारे पास 110 से ग्रेटर ब्लड प्रेशर हो जाए तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? हाइपरटेंशन कहते हैं। व्हाट इज हाइपरटेंशन? इट इज अ कंडीशन इन विच द ब्लड प्रेशर इज ग्रेटर देन 110। और ये एवरेज ब्लड प्रेशर 110 से ग्रेटर कब होता है? ये एवरेज ब्लड प्रेशर 110 से ग्रेटर तब होता है जब हमारे पास नॉर्मल सिस्टोलिक 120 होता है और डायस्टोलिक हमारे पास 80 होता है। जब सिस्टोलिक हमारे पास 135 to 140 तक पहुंच जाए और डायस्टोलिक हमारे पास 90 तक पहुंच जाए, तो इसका मतलब ये वो कंडीशंस हैं जिसमें पेशेंट हमारे पास क्या होगा? हाइपरटेंसिव होगा। ये वो कंडीशन है जिसमें हमारे पास पेशेंट क्या होगा? हाइपरटेंसिव होगा। और इस हाइपरटेंशन को
हम क्या कहते हैं, इस हाइपरटेंशन को हम साइलेंट किलर कहते हैं। साइलेंट किलर क्यों कहते हैं, क्योंकि हमारे पास अभी भी कुछ ऐसी, हमारे पास अब अगर ऐसी वेसल्स हैं, मतलब एक ह्यूमन है, उसके अंदर उसकी ब्लड वेसल्स में इतना ब्लड प्रेशर लग रहा है कि दैट इज ग्रेटर देन 110, फिर भी वो चल रहा है, उसको कोई इतना महसूस नहीं हो रहा। हाइपरटेंसिव लोग सारे काम वाम कर रहे होंगे, आपने भी देखे होंगे, नॉर्मल सी बात है, वो चल रहे हैं, वो कुछ ड्रग्स लेते हैं, सही हो जाते हैं और वो चल रहे हैं। तो इट्स अ साइलेंट किलर। कोई इसने अचानक से कोई ऐसे नहीं मैं हाइपरटेंसिव हो गया और दूसरे दिन ही मर गया, नहीं, इट्स साइलेंट किलर है। आराम आराम से आपको मारेगी, मतलब आराम आपको नहीं, खुदा ना खासा, लेकिन आराम आराम से जिसको ये हो गई वो मार सकती है अगर कंट्रोल में ना रहे। क्यों? क्योंकि ये जो साइलेंट किलर है, इसमें क्या होगा, हमारे पास ज़्यादा ब्लड प्रेशर जो है वो वेसल वॉल पे लगेगा। ज़्यादा ब्लड प्रेशर वेसल वॉल पे लगने की वजह से ब्लड वेसल की इलास्टिसिटी जो है वो लॉस हो जाएगी। इलास्टिसिटी लॉस होने की वजह से ब्लड सही तरीके से कॉन्ट्रैक्ट और डायलेट नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से ये एथेरोस्क्लेरोसिस में एड करता है। मतलब अगर कोलेस्ट्रॉल की इंटेक मैंने ज़्यादा कर दी हाइपरटेंसिव पेशेंट में, तो एथेरोस्क्लेरोसिस बहुत जल्दी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसकी वेसल की पहले इलास्टिसिटी लॉस हुई पड़ी है, तो वहाँ पे एथेरोस्क्लेरोटिक प्लैक का जमा होना बहुत आसान सी बात है। तो वो हमारे पास साइलेंट किलर इस वजह से है क्योंकि एथेरोस्क्लेरोसिस को प्रमोट करती है। और इस हाई प्रेशर की वजह से हमारे पास जो स्मॉल आर्टरीज हैं, उन स्मॉल आर्टरीज का हमारे पास रप्चर भी हो सकता है। इस हाई ब्लड प्रेशर की वजह से अगर स्मॉल आर्टरीज का रप्चर हो गया तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, बड़ा मसला हो जाएगा और डेथ कॉजिंग भी हो सकती है। अब हमारे पास ये कि इस हाइपरटेंशन का व्हाट आर द कॉजेज ऑफ हाइपरटेंशन। भाई एथेरोस्क्लेरोसिस का कॉज तो हमें पता है कि हमारे पास क्या होती है, हाई कोलेस्ट्रॉल इनटेक होती है। तो कॉजेज, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन के कॉजेज में हमारे पास स्मोकिंग आ जाता है। सर स्मोकिंग क्यों, सिगरेट पीना हाइपरटेंशन का कॉज क्यों है? क्योंकि बेटा जब हम सिगरेट पीते हैं तो जो हमारे पास ट्रेकिया है, ये हमारे पास जो ट्रेकिया है, ये ट्रेकिया की वेसल वॉल डैमेज होती है। और इस ट्रेकिया की वेसल वॉल डैमेज होने के साथ स्मोक में कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं कि ट्रेकिया की वेसल वॉल डैमेज होती है, ऑक्सीजन जो है यहाँ पे सही नहीं पहुँच रही होती, ठीक है। यहाँ से मतलब एक तो डैमेज हुई पड़ी है वेसल वॉल, दूसरा कि यहाँ पर हमारे पास जो ब्लड वेसल यहाँ पे जो लाएंगी, ब्लड वेसल जो यहाँ पे आ रहा है, वो ब्लड वेसल जो है वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाएगी उन्होंने ब्लड वेसल की। स्मोक में ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो ब्लड वेसल की कंस्ट्रिक्शन करवा देते हैं। तो ब्लड वेसल की कंस्ट्रिक्शन की वजह से हमारे पास ब्लड वेसल की कंस्ट्रिक्शन की वजह से हमारे पास क्या होगा कि ब्लड बहुत तेजी से मूव करेगा। फॉर एग्जांपल पहले इतनी जगह मिल रही थी ब्लड को पास होने के लिए, अब बहुत इतनी जगह मिल रही है ब्लड को पास होने के लिए। तो जैसे हम पाइप को दबा नहीं देते तो पाइप जो है उसमें से पानी प्रेशर से बाहर निकलता है, इसी तरीके से बहुत ज़्यादा एवरेज ब्लड प्रेशर, ब्लड बहुत ज़्यादा फोर्स लगाएगा ब्लड वेसल्स को। तो इस वजह से हमारे पास हाइपरटेंसिव पेशेंट जो है हाइपरटेंशन का मरीज हो सकता है या हाइपरटेंसिव हो सकता है। दूसरा काज हमारे पास ओबेसिटी। ओबेसिटी वही हमारे पास ज़्यादा जो है वो फेट जमा हो गया है बॉडी के अंदर, ब्लड वेसल के अंदर भी ज़्यादा फेट जमा हो सकता है जिसकी वजह से एथेरोस्क्लेरोसिस हो और हाइपरटेंसिव हो। या तो फिर हमारे पास जो है वो सराउंडिंग में एक ब्लड वेसल है, उसके सराउंडिंग में बहुत ज़्यादा फेट जमा है, तो वो ब्लड वेसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी जिसकी वजह से हमारे पास एथेरोस्क्लेरोसिस होती है। तीसरा है हमारे पास हाई सॉल्ट इंटेक, ठीक है। जब हम ज़्यादा सॉल्ट लेंगे, फॉर एग्जांपल ये ब्लड वेसल है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा सॉल्ट है, तो आसपास से पानी भी इस सॉल्ट के पीछे ब्लड वेसल में आ जाएगा। हमने चैप्टर नंबर 14 में पीछे पढ़ा है कि ऑस्मोटिक पोटेंशियल जहाँ ज़्यादा होता है वहाँ पानी भी आ जाता है, तो जिसकी वजह से ब्लड का वॉल्यूम बढ़ेगा और ब्लड के वॉल्यूम के बढ़ने से ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा। चौथी कंडीशन ये है कि कोई किडनी का डिसऑर्डर हो। किडनी आप इंटर में पढ़ेंगे, वो मेन जगह है जहाँ पर एसिड बेस बैलेंस होता है और वाटर की रेगुलेशन होती है। तो वाटर की रेगुलेशन सही नहीं होगी जिसकी वजह से अगेन ब्लड वॉल्यूम जो है वो ब्लड का बढ़ा हुआ होगा और ब्लड वॉल्यूम के बढ़ने से ब्लड प्रेशर भी
बढ़ जाएगा। और लास्ट कंडीशन है हमारे पास एड्रेनल ग्लैंड का कोई मसला हो। जब हमारे पास एड्रेनल ग्लैंड का मसला होता है तो उसमें से एक हार्मोन निकलता है हमारे पास एल्डोस्टेरोन। वो एल्डोस्टेरोन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में निकलता है और वो एल्डोस्टेरोन क्या कराएगा, वो हमारे पास वेजो कंस्ट्रिक्शन कराएगा, जिसके नतीजे में हमारे पास क्या हो जाएगी, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। तो हाइपरटेंशन को एक बार रिवाइज करते हैं। व्हाट इज हाइपरटेंशन? जिसमें मीन आर्टीरियल प्रेशर 110 से ज़्यादा हो, ठीक है, सीवियर में, माइल्ड में 100 से ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। और वो तब कब होगा? जब सिस्टोलिक 135 to 140 और डायस्टोलिक 90 से ज़्यादा हो। साइलेंट किलर क्यों है? क्योंकि जल्दी से नहीं मारेगी, आहिस्ता मारेगी और एथेरोस्क्लेरोसिस को प्रमोट करती है, स्मॉल आर्टरी रप्चर कर सकती है। कॉजेज क्या है? स्मोक। क्यों स्मोक? क्योंकि वेजो कंस्ट्रिक्शन करवाता है, लंग्स के पास जो ब्लड वेसल आती हैं। ओबेसिटी भी वेजो कंस्ट्रिक्शन करवा सकती है, ठीक है। सॉल्ट इनटेक ब्लड वॉल्यूम को बढ़ाएगा, किडनी भी ब्लड वॉल्यूम को बढ़ाएगा, एड्रेनल ग्लैंड एल्डोस्टेरोन को रिलीज करेगा, जिसकी वजह से कंस्ट्रिक्शन हो सकती है। सो दिस इज ऑल अबाउट हाइपरटेंशन। अब नेक्स्ट क्लासेस में हम थ्रोम्बस फॉर्मेशन, मायोकार्डियल इंफार्क्शन और स्ट्रोक के बारे में पढ़ेंगे।